नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से संबोधन करेंगे। शांति निकेतन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है। अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि मोदी का देश के नाम संदेश और खासतौर से जिस तरीके से आज इस समारोह का आयोजन किया गया है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करेंगे टैगोर को और शांति निकेतन के समारोह में तमाम छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वर्चुअली जुड़ेंगे और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। विश्व भारती में पीएम मोदी का यह संबोधन अब से कुछ ही देर बाद। शताब्दी समारोह को आज संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि 4 से 5 महीने बाद बंगाल में चुनाव होगा और उससे पहले आज जब प्रधानमंत्री यहां से पूरे बंगाल के नाम एक संदेश देंगे तो शैक्षिक संस्थान के इस मंच से दिए संदेश में क्या राजनीति का पुट भी होगा, राजनीतिक स्वर भी होंगे। क्योंकि इससे पहले जब 2018 में प्रधानमंत्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए थे उस दौरान उनके नाम के नारे लगे थे। मोदी मोदी के इन नारों के बीच प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भी माफी के साथ की थी, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं, चांसलर भी हैं। तो उन्होंने इस माफी के साथ शुरुआत की कि आपको पेयजल नहीं मिल पा रहा, उसके लिए कुल अधिपति होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। और ये एक ऐसा क्षण था जब ममता बनर्जी, जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंच पर मौजूद थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थी और पेयजल के ही इस मामले से एक तरह का राजनीतिक निशाना ममता बनर्जी और उनके काम करने के तरीके सरकार पर भी इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री ने उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन से पहले जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखा दें। शिक्षा के हमारे सर्वोच्च केंद्रों में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करूंगा। इसका गुरुदेव टैगोर के साथ करीबी रिश्ता रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये संबोधन किया जाएगा। और मीनाक्षी, गौरतलब ये भी है कि इससे पहले बंगाल पर निशाना साधने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हमने देखा है किस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसके बाद अमित शाह का दौरा हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अहम इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें हो सकता है कई राजनीतिक बातें भी शामिल हो। हालांकि हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मनोज्ञा, जाहिर तौर पर जब इस तरह का कोई समारोह होता है, हमने एएमयू में भी देखा कि प्रधानमंत्री राजनीतिक बातें करने से बचते हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में इस तरीके का अगर इतना बड़ा समारोह है, इसमें सिर्फ छात्रों से ही जुड़े तमाम संबोधन किए जाएंगे या फिर कुछ राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं शामिल? भारत को आगे ले जाने का और ऐसे में अगर मतभेद है तो उन्हें दूर करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि आज उनका युवाओं से संबोधन है। Greetings to all on this historic day. Honorable Prime Minister and Chancellor of Vishwa Bharati, Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Vice Chancellor Vidhu Chakrabarti ji, members of the court, faculty, staff and students, members of the media, ladies and gentlemen. As Governor of the State of West Bengal and Rector of this university, I deem it as an honor to be associated with the centenary celebrations of the Foundation Day of Vishwa Bharati. It is a great privilege to be present on this auspicious and momentous occasion. It is gratifying that our worthy Prime Minister Narendra Modi ji in a while will be setting the tone of this day and the year to follow. Today we stand on the cusp of centenary of the foundation of Vishwa Bharati, an institution of national importance on way to becoming a global icon in the field. The occasion reminds us that Gurudev Tagore envisioned Bharat as a powerhouse of progress and learning. Gurudev thoughts capsule and manifest the sublimity of ethos of learning. His resolve
and foundational contributions, as also the visionary leadership of the Prime Minister of the country, would surely fructify into Bharat regaining its status as Vishwaguru. The new national education policy, rightly acclaimed and hailed as a game changer, is in a varied ways influenced by Gurudev's emphasis on learning. Qualitative and significant shift from usual learning to emphasis on holistic education is a key factor of this policy. It rightly lays greater emphasis on independent thinking and creative impulses. New education policy will surely pave way for emergence of scenario envisioned by Tagore in his reflection, I quote, "Where the mind is without fear and the head is held high, where education is free," unquote. The foundational mantra of Gurudev was to rise and awaken oneself in education, fellow feeling and breadth of the soul. We all need to practice and disseminate these wholesome concepts. During the centenary year of Foundation Day celebrations, there will be activities that would help us exploit our talent, realize our potential, and generate optimism for Bharat becoming Vishwaguru again. Ancient India was home to world-class institutions, Nalanda and Takshila, to name few. Time is ripe for us to take this lead now. Vishwa Bharati Foundation Day centenary celebrations will surely generate vibes that will directionally catalyze this wholesome scenario. It is in this spirit that we stand here together to celebrate the founding of this great institution. I urge and call upon the Vice Chancellor, the faculty and students of Vishwa Bharati, and everyone else to take forward Tagore's message and fulfill his dream of creating a bridge between human beings and widen knowledge across frontiers, and to practice the ethical life that he had envisioned for this ashram. I wish the institution a great time in future, which will start with the inspirational and motivational discourse of our Honorable Prime Minister. Thank you. नमस्कार। हे विधाता, दाओ दाओ मोदेर गौरव दावो। गुरुदेव ने कभी ये कामना छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए की थी। आज विश्व भारती के गौरवमयी 100 वर्ष पर मेरी तरह पूरा देश इस महान संस्थान के लिए यही कामना करता है। हे विधाता, दाओ दाओ मोदे गौरव दाओ। पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार, विश्व भारती के सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, अलुमनाई, देवी और सज्जनों, विश्व भारती इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे लिए भी
ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। अनेकों विश्व प्रतिष्ठित गीतकार, संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अनेकविध प्रतिभाएं देने वाली विश्व भारती नूतन भारत के निर्माण के लिए नित नए प्रयास करती रही है। इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि विश्व भारती, श्रीनिकेतन और शांति निकेतन निरंतर उन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं जो गुरुदेव ने तय किए थे। विश्व भारती इसके द्वारा अनेकों गांवों में विकास के काम, एक प्रकार से ग्रामोदय का काम तो हमेशा से प्रशंसनीय रहे हैं। आपने 2015 में जिस योग डिपार्टमेंट को शुरू किया था, उसकी भी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्रकृति के साथ मिलकर अध्ययन और जीवन दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज जब हम विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 वर्ष मना रहे हैं, तो उन परिस्थितियों को भी याद करना आवश्यक है जो इसकी स्थापना का आधार बनी थी। ये परिस्थितियां सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से ही उपजी हो, ऐसा नहीं था। इसके पीछे सैकड़ों वर्षों का अनुभव था, सैकड़ों वर्षों तक चले आंदोलनों की पृष्ठभूमि थी। आज आप विद्वज्जनों के बीच मैं इसकी एक विशेष चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन बातों पर बहुत कम बात हुई है, बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसकी चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व भारती के लक्ष्यों से जुड़ी है। साथियों,
जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19वीं और 20वीं सदी का विचार आता है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इन आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन को सदियों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से ऊर्जा मिली थी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने देश की चेतना को जागरूक रखने का अविरत, अविराम प्रयास किया। अगर दक्षिण की बात करें तो मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हुए। अगर पश्चिम की तरफ नजर करें तो मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता। अगर उत्तर की तरफ नजर करें तो संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, अनगिनत महापुरुष। पूर्व की तरफ देखें, इतने सारे नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद शंकर देव जैसे संतों के विचारों से समाज को ऊर्जा मिलती रही। भक्ति काल के इसी खंड में रसखान, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, विद्यापति, न जाने कितने महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का भी और प्रगति का मार्ग दिखाया। भक्ति काल में इन पुण्य आत्माओं ने जन जन के भीतर एकता के साथ खड़े होने का जज्बा पैदा किया। इसके कारण ये आंदोलन हर क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने में पहुंचा। हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोग भक्ति के अधिष्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए खड़े हो गए। भक्ति आंदोलन का वो डोर और भक्ति आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संघर्षरत भारत को सामूहिक चेतना और आत्मविश्वास से भर दिया। साथियों, भक्ति का ये विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा न हो। वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी विवेकानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का
सशस्त्र संग्राम हो, अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी, तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये नूतन त्रिवेणी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था। आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेरणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्ञान के अधिष्ठान पर आजादी की जंग जीतने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उज्जवल भावी भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। साथियों, ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया। साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। मां भारती और विश्व के साथ समन्वय। गुरुदेव सर्वसमावेशी
और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है। हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्विक, समग्र और इतना ही नहीं, हमारे रगों में जो भरा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। भारती और विश्व का ये संबंध आपसे बेहतर कौन जानता है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। साथियों, भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदीराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। बीना दास, जिन्होंने बंगाल की अग्नि कन्या के रूप में जाना जाता है, सिर्फ 21 साल की उम्र में जेल भेज दी गई थी। प्रीतिलता वेडुडार ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। ऐसे अनगिनत लोग हैं शायद जिनके नाम इतिहास में भी दर्ज नहीं हो पाए। इन सभी ने देश के आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा दिया। आज इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना है, इस संकल्प को पूरा करना है। साथियों, भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में आपका हर योगदान पूरे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाएगा। वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। विश्व भारती की स्थापना के 27 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया था। अब से 27 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाएगा। हमें नए लक्ष्य गढ़ने होंगे, नई ऊर्जा जुटानी होगी, नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और इस यात्रा में
हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेंगी, उनके विचार करेंगे। और जब प्रेरणा होती है, संकल्प होता है, तो लक्ष्य भी अपने आप मिल जाते हैं। विश्व भारती की ही बात करूं तो इस वर्ष यहां ऐतिहासिक पोष मेलों का आयोजन नहीं हो सका है। 100 वर्ष की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मूल्य को समझाया है, वोकल फॉर लोकल। पोष मेले के साथ तो ये मंत्र हमेशा से ही जुड़ा रहा है। महामारी की वजह से इस मेले में जो कलाकार आते थे, जो हैंडीक्राफ्ट वाले साथी आते थे, वो नहीं आ पाए। जब हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा एक आग्रह पर आप सब मेरी मदद कीजिए, मेरा काम कीजिए। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें, उनके उत्पादकों बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इसे देखें, इस पर काम करें। इतना ही नहीं, भविष्य में भी स्थानीय आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, इस प्रकार के जो साथी अपने उत्पाद विश्व बाजार तक ले जा सके, इसके लिए भी उन्हें सिखाइए, उनके लिए मार्ग बनाइए। इस तरह के अनेक प्रयासों से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम गुरुदेव के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे, तो भी एकला चलो रे। कोई भी साथ ना आए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर अकेले भी चलना पड़े तो जरूर चलिए। साथियों, गुरुदेव कहते थे, बिना संगीत और कला के राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति की वास्तविक शक्ति खो देता है और उसके नागरिकों का उत्कृष्ट बाहर नहीं आ पाता है। गुरुदेव ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पोषण और विस्तार को बहुत महत्वपूर्ण माना था। यदि हम उस समय के बंगाल को देखें तो एक और अद्भुत बात नजर आती है। जब हर तरफ आजादी का आंदोलन उफान पर था, तब बंगाल उस आंदोलन को दिशा देने के साथ ही संस्कृति का पोषक भी बनकर खड़ा था। बंगाल में हर तरफ संस्कृति, साहित्य, संगीत की अनुभूति भी एक तरह से आजादी के आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रही थी। साथियों, गुरुदेव ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने कहा था, ओरे नोतुन जुगेर भोरे दिशने सोमोय कार्य वृथा सोमोय विचार खोरे औरे नूतन जुगेर भोरे ऐशो ज्ञानी ऐशो कौर्मी नाशो भरतो लाजे बीरो धोर में पुन्नो कौर्मे विश्व हृदय राजो है। गुरुदेव के इस उपदेश को, इस उद्घोष को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। साथियों, गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना दोनों के बीच का जो भेद है, उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था,
मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी शिक्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बल्कि हमें सबके साथ जीना सिखाए। उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हमें नॉलेज को एरियाज में, लिमिट्स में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र को विश्व भारती का मंत्र बनाया। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व एक नीड बन जाए, घोंसला बन जाए, वो स्थान जहां नित नए अनुसंधान हो, वो स्थान जहां सब साथ मिलकर आगे बढ़े। और जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री विस्तार से कह रहे थे, गुरुदेव कहते थे, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। आपके पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। जितने ज्यादा शिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संवाद होगा, अन्य संस्थाओं की भी समझ बढ़ेगी, उन्हें आसानी होगी। साथियों, मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूं तो एक मोह से खुद को रोक नहीं पाता। पिछली बार आपके यहां आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मीयता का स्मरण करा रहा हूं। ये बार बार याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भरता है। ये दिखाता है कि अलग अलग भाषाओं, बोलियां, खान पान, पहनावे वाला हमारा देश एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे विविधताओं से भरा हमारा देश एक है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता रहा है। साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुधित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि
कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। यही संस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों, आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपके परिश्रम से ही एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, ओरे गृहो बाशी खोल द्वार खोल, लागलो जे दोल स्थोले जोले मोबो तोले, लागलो जे दोल दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होइए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शताब्दी वर्ष हमारी आगे की यात्रा के लिए एक मजबूत मील का पत्थर बने, हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और विश्व भारती जिन सपनों को लेकर के जन्मी थी, उन्हीं सपनों को साकार करते हुए विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, भारत के कल्याण के मार्ग को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 40 मिनट तक चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। विश्व भारती विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, और इस संबोधन में खास बात ये कि यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हुए, उनकी पृष्ठभूमि को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब से इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, उसके बाद 27 साल के उपरांत देश को आजादी मिली और तभी से ही हम टैगोर के पद चिन्हों पर चलकर आत्मनिर्भर बन सके हैं। उन्हीं के बताए हुए कई रास्ते देश ने अपनाए हैं और आज सोनार बांग्ला का सपना साकार हुआ है। 2 साल बाद एक बार फिर गुरुकुल के नाम पीएम का ये संवाद, ये संबोधन कई मायनों में अहम। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि सबके साथ जो जीना सिखाए वही शिक्षा है। सीधे आपको ले चलेंगे। इस वक्त राहुल गांधी बोल रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। और आपको ये बता दें कि ये ज्ञापन सौंपा जाना था राष्ट्रपति को, लेकिन धारा 144 का हवाला दिया गया और रास्ते में ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को रोक दिया गया है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, ज्ञापन सौंपा जाना था लेकिन धारा 144 के चलते ये नहीं हो पा रहा है। अब आगे कांग्रेस के तमाम नेता क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी। खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनता के बाहर हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद हैं। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से। हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है, पर पुलिस ने ले लिया। दीपेंद्र, हमें डिटेन किया गया है और मेरे को लगता है कि थाने में लिया जाएगा और थाने लिया जाएगा। तो आज सांसदों की जगह संसद में नहीं, राष्ट्रपति भवन में नहीं, थाने में हो गई है। बंसल साहब, क्या कोशिश है सरकार की, क्योंकि
आप लोग कोरोना का काल है, इसीलिए ये अनुमति नहीं दी गई कि 114 लोकतंत्र को कुचलने लगे हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जिनको इजाजत दी है 3 लीडर, राष्ट्रपति जी को बेशक वही मिले जाके, लेकिन बाकी सभी को, जो सभी एमपीज हैं और साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति भवन के गेट तक जाने दिए। हम शांतिपूर्ण ढंग से वहां बैठे। गेट तक जाना चाह रहे थे? हम जाना चाह रहे थे राष्ट्रपति भवन के गेट्स पे, और आगे नहीं। कोई किसी ढंग। आप मार्च करके क्यों जाना चाह रहे थे? मार्च करके क्या संकेत देना चाहते थे? हमारे नेता, जो हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने जा रहे थे, उनके हस्ताक्षर देने जा रहे थे, जो इस कानून के खिलाफ है। वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोले कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है, कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। पूरा हक है। क्या खालिस्तानी है किसान? इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए, 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है, उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज का नारा बंदिश हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदर ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है, कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? करोड़ों की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा 2 टूक कहते हुए, और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी बस में तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। राहुल गांधी और 2 नेता आगे बढ़ गए हैं। जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें, तब हल निकलेगा। प्रियंका गांधी ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार या कोई भी इस तरह की बात करता है तो सबसे बड़ा गुनाहगार किसानों का वही है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, सारे सवालों के जवाब दिए प्रियंका गांधी ने। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं उस बस से, जिस बस में तमाम कांग्रेस के नेता सांसदों को हिरासत में लेके आगे ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे ये बस अब शायद तुगलक रोड थाने आगे जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, ये वो वक्त है जब कांग्रेस किसानों की जमीन की लड़ाई में उनके साथ खड़े दिखना चाहती है। और यही वजह है कि हस्ताक्षर कैंपेन कांग्रेस ने चलाई। आप नेताओं की फहरिस्त देखिए, तो जितने भी लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तमाम इंचार्ज हैं, चाहे वो ये देखिए आप यहाँ पे तमाम हरसिमरत को यहाँ पे आप देखिए तो तमाम सांसद, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये बात करते हैं उनसे और पूछते हैं, मैडम कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान प्रभावित हैं। ये बिल्कुल गलत है।
पूरे किसान के देश के किसान हैं, पंजाब देश का हिस्सा है, तो हमारे भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और जिस किसान ने पूरे देश को अन्न खिलाया, आप उनके खिलाफ नहीं बातें कर रहे हो, उनकी बात सुनो। वो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो आप सुनकर ऐसे नहीं कोई बैठा किसी अपने मजे के लिए। उनकी हमारी अगली पीढ़ियों का सवाल है। अनिल जी, पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, आप लोग ने पंजाब में किसानों को रोका नहीं। किसान 2 महीने अपनी डेमोक्रेटिक राइट से शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर कानून सेंटर लेके आया, सेंटर के खिलाफ जब आए तो हरियाणा में पहले इनको रोका, बुरी तरह वाटर कैनन चलाए। कांग्रेस इसके पीछे नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ है, कांग्रेस इसके पीछे नहीं है। और आइए देख, बुलंद आवाज सुष्मिता जी की सुनाई दे रही थी। सुष्मिता जी, वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर किसानों में महिलाएं भी शामिल होती हैं और हम हर किसान के साथ हैं। ये काला कानून है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और किसानों के। तो अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे आप, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। साथ ही हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी सांसद, जिनका ये कहना है कि राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है किसानों के मुद्दे को लेकर। देखते रहिए आज तक।